खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं, आज यहां पर देश भर में लगातार हंगामा हो रहा है और ऐसे में तीसरा किसान बिल भी राज्यसभा में आज पास हो गया और संसद परिसर में धरने पर बैठे सांसदों का धरना भी खत्म हो गया। लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मौजूदा मॉनसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है। लखनऊ हो या फिर पंजाब, दिल्ली हो या फिर हर जगह राजनीतिक दल और किसान जमकर हंगामा कर रहे हैं और सरकार से बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ना ही सरकार ये सोचने को तैयार है कि अगर किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो खामी होगी। ऐसे में किसान अपने पक्ष पर अड़े हैं तो सरकार अपने पक्ष पर। इन्हीं मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा। तो राज्यसभा के निलंबित सांसदों ने भले ही अपना धरना खत्म कर दिया हो, लेकिन संसद का गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। अब राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने राज्यसभा का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। राज्यसभा से निलंबित 8 विपक्षी सांसद रात भर धरने पर बैठे रहे। संसद के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब संसद परिसर में रात भर प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। बहरहाल सवेरे उपसभापति हरिवंश चाय और पोहा लेकर पहुंचे, लेकिन सांसदों ने ये कहकर उनकी चाय पीने से मना कर दिया कि उन्होंने अभी मुंह नहीं धोया है। Continuously we have been here, but neither from the government side, nobody has come to inquire about us, to get anything information about us, how we are staying here, what is our problem here, nothing. But lots of our opposition MPs, opposition leaders, very tall leaders, including ex-Prime Minister S.D. Devegowda also came, and they had inquired about our health and all this, and all they have come to show their solidarity with us. We have taken all this pain for the cause of the farmers of our country, and we are now continuing our sit-in demonstration. किसान के लिए का ये संघर्ष है। इस मोदी सरकार ने किसान के हित के खिलाफ के विधेयक लाए हैं। ऐसे है पहले प्रयास जब भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, बिल लाया था, तब भी ये प्रयास हुआ था, तब भी देश के किसानों ने इसका विरोध किया था। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसका भी मैं मेंबर था और अभी भी किसान के खिलाफ की ये बात है। जिस प्रकार से रूल्स को अनदेखी करने की कोशिश चेयर द्वारा हुई थी, उसके खिलाफ का ये संघर्ष है और इस देश के किसान की लड़ाई में हम पूरी तरह से किसान के साथ हैं। बहरहाल 11 बजे इन निलंबित सांसदों ने अपना धरना समाप्त किया, लेकिन साथ में ये भी फैसला लिया कि राज्यसभा में विपक्षी दल मॉनसून सत्र के बचे हुए दिन का बहिष्कार करेंगे। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा प्राइवेट तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। दूसरा जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए। C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध के बीच भी सियासी दलों की नजर बिहार चुनाव पर लगी हुई है। उपसभापति हरिवंश के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को बिहार से जोड़कर पेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आनन फानन में एक ट्वीट किया। बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने श्री हरिवंश जी ने जो किया वो प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। देखिए, जितने भी गैर बिहारी लोग हैं, अब चुनाव का समय है तो ये बिहार 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 बिहारी करते रहेंगे। सोते उठते, नहाते धोते, खाते पीते इनको सिर्फ बिहारी नजर आएगा और जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये बिहार को भूल जाएंगे। देखिए, पूरा देश और पूरा बिहार आक्रोशित है। इस तरह की घटिया हरकत जो की है विपक्षियों ने, हरिवंश जी जैसे
आप हरिवंश जी की बात छोड़ दीजिए, चेयर की मर्यादा होती है, कुर्सी की मर्यादा होती है, संसद की मर्यादा होती है, और उसी संसद के माननीय सदस्य होते हुए आपसे ऐसा व्यवहार कतई भी अपेक्षित नहीं है। ये अपमान है, कुर्सी का अपमान है। हरिवंश बाबू को तो अपमान है ही, इसके कारण सब लोग आक्रोशित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हरिवंश जी का जन्म हुआ था और झारखंड में वो कई वर्षों तक प्रभात खबर अखबार के संपादक रहे। फिर वो बिहार से जेडीयू कोटे से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। हरिवंश जी भले ही निलंबित सांसदों को चाय पिलाने पहुंचे हों, लेकिन विपक्ष अभी भी उन्हें संसदीय मर्यादा और परंपरा का ख्याल न रखने का दोषी मान रहा है। लोकतंत्र सिर्फ संसद के कमरों में आकर के बैठ करके नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रवायतों का होना जरूरी है। उनकी व्यथा को मैं समझ सकता हूं, लेकिन व्यथा की कथा को समझने के लिए क्या पीछे नहीं जाएंगे? क्या सरकार के रवैये की चर्चा नहीं होगी? मैं ये मानता हूं कि वो भी जो माइक तोड़े गए वो भी गलत था, लेकिन साथ साथ एक जो परंपरा रहा है, जो सेट नॉर्म्स है, उसके खिलाफ चेयर से भी इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल संसद का ये गतिरोध अभी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा। सत्ता और विपक्ष दोनों का दावा है कि वो किसानों के शुभचिंतक हैं, फिर भी वो आपस में भिड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह किसानों के इस मुद्दे में अब बिहार चुनाव का तड़का भी लगाया जा रहा है। आज किसानों का मुद्दा है, 1-2 दिनों में लेबर को लेकर बिल आने वाले हैं। विपक्ष उसके लिए भी कमर कसकर बैठा हुआ है। तो आज के मुद्दे में हम आगे बढ़े, इससे पहले हमारा सवाल ये है, पहला सवाल ये कि कैसे खत्म होगा राज्यसभा का ये गतिरोध। सवाल नंबर दूसरा, क्या उप सभापति ने संसदीय परंपरा का पालन नहीं किया? सवाल ये भी उठ रहा है कि किसानों से हमदर्दी या फिर महज सियासी शहमात का ही खेल है ये। और चौथा ये, निगाहें किसान विधेयक पर, निशाना बिहार चुनाव पर तो नहीं है कहीं। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, संकेत गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है संकेत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साधना भारती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की है। बहुत स्वागत है साधना भारती जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा पुष्पेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता है। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र चौधरी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले संकेत उपाध्याय, आप माफ कीजिएगा, संकेत गुप्ता आपका ही रुख करते हैं। संकेत, सवाल ये उठ रहा है कि आज धरना जरूर खत्म हो गया हो यहाँ पर संसद से, लेकिन जो गतिरोध है वो अभी नहीं खत्म हुआ है। विपक्ष को आप नहीं अपनी तरफ नहीं समझा पाए किसान के मुद्दे को लेकर भी, जिसकी वजह से संसद में क्या कुछ हुआ सबने देखा। तो कहां कमी रही है जिसकी वजह से अब संसद भी ढंग से नहीं चल पा रही है और गतिरोध अभी भी कायम है और किसान अभी भी आपसे नाराज हैं? देखिए, विपक्ष को समझाने के लिए कहीं से भी कोई मना नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिस तरह का दुर्व्यवहार विपक्ष के सांसदों के द्वारा राज्यसभा में उपसभापति श्री हरिवंश जी के साथ किया गया, वो किसी भी सदन के अनुकूल नहीं है। जिस तरह रूल बुक फाड़ी गई, किताबों के ऊपर पैर रखकर चढ़ा गया, मर्यादाओं को चोट पहुंचाई गई, माइक को तोड़ा गया, क्या इस तरीके के व्यवहार के साथ कहीं भी राज्यसभा या कहीं भी एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है? क्या संसद की गरिमा को उस दिन चोट नहीं पहुंचाई गई? आप किसानों के लिए आंदोलन कीजिए। आपको कोई बिल नहीं पसंद, आपको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का हक है, लेकिन क्या ये कोई तरीका है कि आपने उपसभापति के सम्मान के साथ 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान ये नौबत क्यों आई? संकेत, ये नौबत आई क्यों? सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों वोटिंग नहीं कराई गई? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर तरह का बिल लाने का सरकार को हक है। सरकार बिल लाई, सरकार ने बिल का डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद आपको अपना विरोध, उसके अंदर विरोध जो भी आपको दर्ज करना है, आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं अपनी बात को कहने के, लेकिन जिस तरीके का उस दिन किया गया, संसद में इस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। और मैं भगवान से ये प्रे करता हूं कि इस तरह का दिन इस देश को दोबारा न देखना पड़े, जब देश के संसद, जो देश का मंदिर कहलाती है, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घुसने से पहले अपना वंदन किया था, वहां पर इस तरह उपसभापति जो वहां का अध्यक्ष है उसके साथ ऐसा आचरण हो। ठीक है, यहाँ पर
साधना भारती, क्या यही एक तरीका है कि आप वॉकआउट कर जाएं, आप धरने पर बैठ जाएं? अगर सांसद ही इस तरीके से धरने पर और वॉकआउट करेंगे, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, और यही एक क्या तरीका रहेगा, फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा वहां पर? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग तरीके से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया हुआ है। देखिए, सदन की बात आती है तो वोटिंग की प्रक्रिया हमारे पास, और अगर एक भी सांसद मत विभाजन की बात, डिवीजन की बात कहता है तो उसका सम्मान किया जाता है। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि संघीय ढांचे पर प्रहार करते हुए ना तो कोई बहस की जाती है, ना तो कोई वोटिंग कराने का काम ये करते हैं। सिर्फ आवाज की वोटिंग से ये एक बिल को पारित करने का काम कर रहे हैं, जबकि आज 62 करोड़ किसान, 250 से ज्यादा किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया मोदी सरकार बहुमत में है, इनके पास 45% बहुमत है, मान लिया, लेकिन सभी विपक्षी दलों के पास 55% बहुमत है। अगर सभी विपक्षी दल माने जाए, मिलाए जाए तो कम से कम सर, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम विपक्ष की आवाज का सम्मान तो करे। क्या इस सरकार के अंदर विपक्ष की आवाज का कोई सम्मान नहीं? क्या किसानों का कोई सम्मान नहीं? आज किसान मर रहा है, चिल्ला रहा है। देखिए, हमें परेशानी इसलिए है, ये हर चीज को इवेंट बनाने की बात करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। चाय पर चर्चा नहीं चाहिए, आज किसान पर, बेरोजगार पर खर्चा चाहिए, खर्चा कीजिए। आज मर रहा है किसान, आत्महत्या के कगार पर किसान आ गया है। आज ये एमएसपी की जब बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इन्होंने जो एमएसपी का जो कानून, ठीक है बनाने, एमएसपी पे हम बात करेंगे, और क्योंकि आपने ये बात कही कि हर चीज को इवेंट बनाने की बात की जाती है, चाय पे चर्चा वाली बात की जाती है, इस पर जवाब लेंगे हम संकेत से। और पुष्पेन जी, आपका भी मैं रुक करूंगी क्योंकि एक ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे हैं। हमारे साथ नीरज राय भी जुड़ चुके हैं, नेता टीएमसी के हैं। बहुत स्वागत है नीरज राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहले नीरज जी का रुख करती हूँ, उसके बाद पुष्पेन चौधरी का रुख करते हैं। नीरज जी, ये जो हुआ पूरा संसद में, जिस तरीके से पोडियम पर पहुंच गए आप लोग, नारेबाजी करने लगे, माना कि जो कुछ भी हुआ वो दोनों ही तरफ से गलत होगा, हो सकता है, लेकिन इस तरह से संसद में जो कुछ होना, उसके बाद धरने पर बैठना, उसके बाद वॉकआउट कर देना, तो ऐसे में आवाज फिर कैसे उठाएंगे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आवाज उठाते रहेंगे? देखिए दीपाली जी, अजब यह शर्म की बात है कि जब 2014 में मोदी जी अपनी सरकार बनाते हैं, उस समय बोलते हैं कि किसानों को लागत के साथ हम 50% देंगे। वो तो आने से रहा, धीरे धीरे इनका चलता गया कि किसानों की आय हम दुगुनी करेंगे। और मैं बार बार यह भी आवाज उठाता रहा हूं, पार्टी के माध्यम से हटके, प्लेटफार्म से हटके, किसान नेता के भी रूप में मैं बार बार पूछता रहा कि वर्तमान में किसानों की आय कितनी है। तो 2019-2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का काम शुरू कर दिए। तब तक इनका अध्यादेश आ जाता है कि 3 अध्यादेश किसानों को के ऊपर थोप दिया जाता है बिना किसी चर्चा का। भारत के संविधान में एक नियम है कि अगर एक भी सांसद अगर उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उस पर चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान को एक मोदी जी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपनी सरकार स्थापित करके, या आप किसानों की आपदा को पूंजीपतियों के लिए इस कोरोना काल में अवसर बना दिए, यह किस तरह का न्याय है किसानों के साथ? यह किसानों के साथ ऐसा अन्याय जो कि किसान, आपने देखा है कि कोरोना के काल में किसान की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था रही मजबूत रही, जिससे कि हमारे देश पे खान पान का संकट नहीं गहराया। फिर इन्होंने कर दिया कि हम इसको खत्म कर देंगे, इसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती ले आएंगे। अरे कॉन्ट्रैक्ट खेती कैसे सक्सेस होगा, जो कि हमारा हिंदुस्तान में 15-16 का सर्वे है कि 86% 5 एकड़ से नीचे के किसान हैं, जिनका की मूल जोत जो है 2 एकड़ और उससे नीचे का है। मैं तो पूछना चाहता हूं मोदी जी से, उनके जो कृषि विशेषज्ञ हैं, हटाइए राजनीति की बात, बैठकर फेस टू फेस इस पे बात कर लीजिए कि आप मंडी व्यवस्था खत्म करने की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम खत्म नहीं करेंगे। भैया मंडी को इतना बेहतरीन कर दीजिए, पूरे देश में मंडी फैला दीजिए। चलिए ठीक है, पुष्पेन जी से जवाब लेते हैं। पुष्पेन जी, नहीं, 1 मिनट, ठीक है। आप एमएसपी को, एक लास्ट बात,
आप एमएसपी फिक्स कर दीजिए कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदारी करता है तो वो कानूनन अपराध है, इस पे भी बात कर दीजिए। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। पुष्पेंद्र जी, अब ये आप पूरा देख रहे होंगे, एक तरफ विपक्ष वैसे तो आप लोगों के साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो विपक्ष बात कर रहा है और यहाँ पर केंद्र सरकार आपस में ये दोनों उलझ चुके हैं और किसान अभी भी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं? ऐसे में कैसे किसानों की बात आप तक पहुंच पाएगी सरकार तक? क्योंकि यहाँ तो अब ये संसद में मामला उठना था, अब ये जिस तरीके से संसद में गतिरोध चल रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष भले आपका साथ दे पा रहा हो लेकिन वो दे पाएगा इस हालात में? अब तीनों बिल तो संसद में इन्होंने पास कर दिए। जरा इको आ रही है, थोड़ा सा इसको ठीक करा देंगे आप। तीनों संसद में तीनों बिल इन्होंने पास कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है बड़ी परेशानी किसानों को हो रही है। और अब आने वाला जो सीजन है, जो खरीफ की फसलें चल रही हैं और उनको बेचने का काम शुरू होने वाला है, 1-1.5 महीने बाद धान आने वाली है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से क्या रेट रहता है इसका। इन्होंने जो कानून पास किया है, हालांकि हमने ये बात बार बार कही थी कि कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे ना खरीद सके, इस तरह का एक प्रावधान इसके अंदर डाल दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। इसके मैं 2-3 उदाहरण भी आपको बता देता हूँ जो इन कानूनों में हमारे देश में है। जैसे मजदूरों के प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है कि भाई इससे नीचे मजदूरी कानूनन आप नहीं दे सकते। इसी प्रकार स्वयं सरकार का सेक्टर रेट होता है जमीनों का कि इससे नीचे खरीद बेच नहीं कर सकते, तो तब तो आप लोग जो है सहमत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह चीनी मिलों का आज आपने बनाया हुआ है कि 31 रुपए से नीचे प्रति किलो चीनी मिलों से बाहर नहीं बेची जाएगी। तो ये कानून सम्मत बात है, ये कानून के विरुद्ध कोई बात नहीं है, या ये जो फ्री मार्केट है उससे अलग बात नहीं है। तो इसको करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें लाभ जो मतलब जो लाभ होता किसान का और जो पैसा खर्च होता वो तो प्राइवेट व्यापारी को करना पड़ता, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको ना करके इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है, पास कर दिया। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या करते हैं, जाहिर सी वो बात भी है, एक तरीके से स्टैंप की तरह ही उस पर साइन कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो विरोध होगा इसका आगे जा करके। संकेत तो जी इको ठीक कर दीजिए, थोड़ा सही नहीं बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, इसको हम ठीक करवाते हैं, इको की आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है। खैर संकेत, यहाँ पर अब सवाल यही उठ रहा है कि आपने कहीं से भी किसी को भी अपने पक्ष में नहीं लिया और अब नौबत ये भी आ रही है कि आपको विज्ञापन छपवाने पड़ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी अखबार में बड़ा विज्ञापन छप रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है झूठ सच, किसानों झूठ से सावधान रहें। अगर ये विज्ञापन जो आज छपवा रहे हैं, यही अगर आपने पहले भरोसे में लेकर संगठनों से बातचीत की होती, जो संसद में हंगामा हुआ उसमें अगर बात जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो रूल कहता है वो रूल को नहीं फॉलो किया गया, इसी वजह से आज नौबत ये आ गई कि आपको एक एड छपवा कर बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। देखिए, जब देश का अपनी मर्यादा को भूल जाएगा, अपने आचरण को भूल जाएगा, अपनी देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएगा, तब देश में भ्रम के हालात पैदा करने के लिए विपक्ष के द्वारा दिए गए झूठे जो बयान की बात कर रहे हैं, किसान संगठनों से क्या आपकी सरकार ने कोई भी मुलाकात करी? क्या आपके जो आपका जो किसान संगठन है, किसान मोर्चा जो आपका है, क्या उसके साथ आप लोगों उससे मीटिंग किए? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं आप? एक चंद पूंजीपतियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती लेकर चले आ रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट खेती जवाब दे रहे हैं। जमीन पर उतर कर किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाती है। आप झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं कि मंडी बंद हो रही है। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि एमएसपी खत्म न की जाए, एमएसपी से नीचे जो भी खरीदारी हो उस पे अपराध घोषित किया जाए। जानकारी लेकर एक बात बताइए, अब तो बिल पास हो गया है, एक सेकंड, अब तो बिल पास हो गया है लेकिन अभी भी किसान संतुष्ट नहीं है। चलता है एमएसपी पे आप नियम कानून बनवाइए कि एमएसपी से नीचे जो खरीदारी करे उसके ऊपर कानूनन अपराध घोषित किया जाए। एमएसपी को लेकर झूठ नहीं फैलाइए। अरे आप एमएसपी को ले आप अभी भी बोलने नहीं। अरे झूठ कौन फैला रहा है महाराज? पूरा तो बेच आप रहे हैं, दिन भर राष्ट्रीय चैनलों पे आपने सुशांत कंगना और रिया को बेच रहे हैं, दिन भर आप सुशांत रिया और कंगना को बेच रहे हैं न्यूज चैनलों पे। और किसान के महत्वपूर्ण जो
समस्या चल रही है, इस पे क्षेत्रीय चैनलों के सहारे छूटा हुआ है। अभी झूठ की बात अभी कर रहे हैं। किसान के लिए हमने क्या किया वो तो सुन लीजिए। किसानों को भरमा रहे हैं। सुनने को ही नहीं तैयार है। एक सेकंड एक करके बात करिए, क्योंकि दोनों एक साथ बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना दर्शकों को कुछ समझ में आएगा। इसलिए नीरज जी एक सेकंड नीरज जी आपकी बात भी सुनेंगे, संकेत जी भी बोलेंगे, लेकिन एक एक करके बोलिए क्योंकि एक साथ बोलेंगे नहीं। ठीक है, वो वही बात कर रहे हैं, लेकिन एक करके बोलेंगे तो समझ में भी आएगा और इस पर चर्चा भी हो पाएगी। ठीक है संकेत, आपके पास आती हूँ। एक मिनट जरा, बहुत देर से मैं साधना जी के पास नहीं गई हूँ। साधना, आप पर यही आरोप लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पर गुमराह कर रहा है बार बार। आप अब पूरे, लेकिन पहले जब आपकी सरकार थी तब आपने तो किसानों के लिए वो भी नहीं किया जो आज तो सिर्फ एमएसपी का पर मेन चीज है जिसके लिए किसान आवाज उठा रहे हैं। गारंटीड एमएसपी होगी तो शायद पीछे भी हट जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं 28 साल की उम्र से बोल रही हूँ और मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की समस्याओं को लेके। तो आज ये चीज, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बोलिए। देखिए, तो मैंने संसद भवन पर 5 साल की थी तब गिरफ्तारी दी थी किसानों की समस्याओं को देखते हुए। आज किसानों की समस्या क्या है? ये कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं कि क्या पहले जो किसान है अपने जो उपज है, अपनी जो फसल है, क्या उसको अनाज को बाहर के प्रांतों में नहीं बेच पाता था? क्या बेच पाता था? तो आप ये क्यों झूठ फैला रहे हैं कि साधना जी एक सेकंड, मेरा ये सवाल है, अब तो बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास ही जाना है, अब क्या करेगी कांग्रेस? निर्धारित क्यों नहीं करना चाहते? मोदी जी कहते हैं हम वर्बली निर्धारित कर देंगे, हम करेंगे। अरे आप वर्बली, आपने कहा था 15 से 20 लाख आएंगे, 12 करोड़ नौकरियां आएंगी। आपने कहा था कि हम देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा को साधना जी आप टॉपिक से भटक रही है। नहीं किया आपने किसान को। देखिए, अब आप किसानों के बारे में बात नहीं करना चाहते, अब हम आंकड़े देते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते। बच्चा बोलता है, आप लोग अंडा बोलता है, झूठी तो है। आपके पता है। बीच में मैंने नहीं बोला। देखिए, आप 5 साल की उम्र से बोलते हैं। आपने देखिए, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए भाई साहब। आपके बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, एक कर बोलिए। ठीक है, बोलिए साधना जी, फिर वो संकेत बोलेंगे। देखिए, आपने सुना ही कहा। कंप्लीट करना चाहती हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज जो स्थिति है, ये अभी कह रहे हैं कि भंडारण की। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है वो यही है कि इन्होंने एमएसपी निर्धारित नहीं की। आज मैं आपको बताती हूँ कि 736 करोड़ रुपए मार्केट फीस पंजाब में 127 लाख टन गेहूं बिकने पर मिला, उतना ही ग्रामीण विकास फंड में गया और 613 करोड़ रुपए के लगभग आढ़तियों को मिला। अब जब ये एमएसपी निर्धारित नहीं करेंगे, मंडियों को खत्म कर देंगे, तो क्या ये अमाउंट, ये रकम पहुंच पाएगी? इससे जुड़े हुए जो छोटे छोटे उद्योग है, रोजगार है, वो खत्म हो जाएंगे। साधना जी की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ अभी। साधना दीपाली, मैं जी, शांता कुमार की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ। आपकी बात सही होगी। क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, आप लोग इसलिए करना चाहते हैं कि कालाबाजारी बढ़ जाए। ये बताइए। अच्छा साधना जी, जरा मेरी बात भी सुनिए, एक सेकेंड, आपकी बात सुनिए। हम लोग इस पर लगातार बहस कर रहे हैं। आप एकदम जमाखोरी जारी रखिए। अरे ये भूल गए हैं लोग 15 का दाल घोटाला। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, सभी मेहमान बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बिल तो ये पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। बहरहाल इस पर आगे चर्चा करते हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। संकेत, यहाँ पर आपका रुख करते हैं और ये बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो संसद में हुआ वो तो हुआ, एक तो बिल पास हो गया, अब इस पे अगला क्या स्टैंड होगा? क्या इन लोगों की बात कुछ नहीं सुनी जाएगी? दूसरी बात ये भी है कि आज इसको भी कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसे भी आप बिहार से लेकर जोड़ रहे हैं। हर जगह हरिवंश जी को बार बार बिहार से जोड़ा जा रहा है, बिहार से आते हैं, बिहार, क्या इस पर भी राजनीति हो रही है क्या? देखिए, अब पहले तो आप मेरी बात सुनिए। 2009 से 2014 तक 5 सालों में कृषि बजट में 8.5% की वृद्धि हुई थी मनमोहन सिंह सरकार में। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि बजट में 38.5% की वृद्धि हुई है। ये ऐतिहासिक वृद्धि है। 2009 से 2014 तक हमने 1.52 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी और उसके बाद 2014 से 2019 तक 76.85 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी। एमएसपी में लगातार वृद्धि की जा रही है।
कल ही गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए की वृद्धि हुई, सागर चने जी, में मैं आपके पास 250 आऊंगी। दाल घोटाला कब था संकेत जी? पहले हम एक ये सेकंड। अरे दाल घोटाला कब हुआ ये तो बताइए। एक सेकंड साधना जी और नीरज जी, एक सेकंड जरा शांत होइए। पहले इसका जवाब पुष्पेन जी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। घोटाला में पूछिए ना, हाँ। 15 में दाल घोटाला हुआ था। देखिए मैं ठीक से जवाब देता हूँ तो ये बात नहीं सुनते हैं। अरे 2.5 लाख करोड़ रुपए दाल घोटाला हो चलाई नहीं इन्होंने, पूरी पुरानी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। देश की जीडीपी माइनस में चली गई और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं है। यार किसानों को ईस्ट इंडिया एक सेकंड, बहुत बात। नई डाटा देखने को तैयार ये लोग देखिए डाटा और इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नीरज जी आप भी बोलिए और साधना जी मैं आपसे भी बात करूंगी और नीरज जी आपसे भी, लेकिन अगर एक साथ बोलेंगे ना आप लोग तो एक की भी आवाज नहीं जाएगी। % का फर्क है। हमने 1 लाख यहाँ पे करोड़ किसान बिल की रुपए हो का रही है। प्लान किसानों के लिए बनाया। किसान बिल इतनी मैं बड़ी 2.5 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ जो दाल घोटाला हुआ 15 में। यह तो क्या होता है, तो में से बेहतर है इसमें जो किसान बिल है उस पर चर्चा करी जाए। उसी पर चर्चा हो रही है। ये किसान क्या बिल बता पे रहे चर्चा करिए। देखिए या तो आप बोल लीजिए मुझे नहीं वो बता रहे हैं कि हमने कितना किया, तो मैं भी मुझे पूछ रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं आप लोग को कैसे समझ में आ रहा है। और जब हम मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है आप लोग को बैठाया इसलिए कि ये बात कम से कम दर्शकों तक पहुंचे, लेकिन दर्शक तक तो छोड़िए, आप मुझे नहीं समझ में आ रही है, इतनी ज्यादा तू मैं हो रही है। इसका जवाब देने के लिए पुष्पेन जी इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि इसमें भी चर्चा हो, बिल पे चर्चा हो, कॉन्फ्लिक्ट खेती पे चर्चा हो, किसान को क्या नुकसान है क्या फायदा इस पे चर्चा हो। अगर विपक्ष अपने आचरण में इस तरह का व्यवहार करेगा तो देशवासी कभी सच नहीं जान पाएंगे। संकेत जी विपक्ष कैसे आवाज उठाए आप ये भी बताइए, कहाँ विपक्ष अपनी आवाज उठाए? तो आप लोग बैठे हैं, लीजिए दूसरे को आईना दिखाते हैं, अरे खुद अपना भी चेहरा विपक्ष कहाँ आवाज उठाए? संसद एक सेकंड मैं बोल लूं जरा सा। देखिए मोदी सरकार पारदर्शिता वोटिंग क्यों नहीं कराई आप बताइए ना संकेत जी, वोटिंग क्यों नहीं करवाई? हमारे वोटिंग क्यों नहीं, कहाँ की पारदर्शिता है? वोटिंग क्यों नहीं हुई वहाँ पर? देखिए अगर आपने तो बिल पास कर दिया। आपत्ति दर्ज करनी थी, ये डिवीजन ऑफ वोट कर सकते थे, ये डिवीजन ऑफ वोट कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। ये तो रूल बुक पढ़ने लगे, इन्हें खाली राजनीति करनी है। देखिए किसान मार्केटिंग के लोग प्रोडक्ट बेचो लेके अंबानी अडानी का अंबानी बेच रहा है धनिया मिर्चा लहसुन, उसका प्रोडक्ट लेके बेचो। देश का को बेच रहा है। आप इन तीनों को म्यूट करिए, मुझे पुष्पेन जी से बातचीत करनी है। पुष्पेन जी आप सवाल ये उठ रहा है कि अब बिल पास हो गया है, अब किसान कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं आवाज तो आपकी हर जगह से उठाई भले जा रही है, लेकिन क्योंकि अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्या इसी से आप आगे बढ़ेंगे या फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए किसान संगठनों का अगला कदम क्या रहने वाला है? किसान जो है, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी ऐसी, लेकिन इन्होंने उसमें एमएसपी का प्रावधान ना डाल के सारी चीज का जो है काम खराब कर दिया है किसान का। अब इन्होंने, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने बताया कि हमने एमएसपी जो बढ़ाई है, आप ये देखेंगे कि गेहूं की एमएसपी करीब 2.5% बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट 6% है, यानी 1925 रुपए के वो 6% इंक्रीज करें तो 2050 रुपए के आसपास तो वैसे ही बनता इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो वास्तविकता ये 50 रुपए बढ़ाया नहीं है, ये वास्तव में आप ये देखेंगे कि ये 100 रुपए घट गई है एमएसपी वैल्यू, क्योंकि जो आर्थिक कैलकुलेशन की जाती है वो इसके हिसाब से की जाती है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट है, उसके हिसाब, उसके ऊपर अगर ये बढ़ाते तब उसको जो है बढ़ोतरी मानी जाती है। तो एक तो ये इसमें खामी है। हालांकि एक दो बात जो इन्होंने कही है कि हमने दालें ज्यादा खरीदी है या कृषि का बजट बढ़ाया है, ये टेक्निकली इनकी बात ठीक है। जैसे पीएम किसान योजना इन्होंने चालू की थी तो इसमें 75,000 करोड़ रुपए हर साल किसान को दिया जा रहा है, उसका हमने स्वागत भी किया, जो अच्छे कदम है इनके, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इनके तमाम कदमों के बावजूद कृषि की जीडीपी यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में जो 3.5-4% थी, वो इनके कार्यकाल में अभी 6 साल जो बीते हैं उसमें गिर के लगभग 3% या 2.25% के आसपास औसतन रही है। ये भी एक सच्चाई है। जिस लिहाज से आप 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर पाएंगे।
हम सुधारों का स्वागत करते हुए इनसे बार बार निवेदन ये कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि भाई आप एमएसपी का प्रावधान लिखित में उसमें डाल दीजिए कि उससे नीचे कोई खरीद बेच नहीं होगी, कोई प्राइवेट व्यापारी या कंपनी नहीं खरीदेगी। ये जो आज इनका क्या जा रहा है, प्राइवेट वाले के ऊपर है वो बर्डन, तो इसमें इनको डालने में क्या आपत्ति है? इस विषय पे कोई जवाब ठोस देना चाहे तो भाजपा के प्रवक्ता दे सकते हैं। जी बोलिए संकेत जी। देखिए, एमएसपी का प्रावधान कहीं भी हटाया नहीं गया है। पहले मैं अपने विपक्षी दलों के सभी लोगों से यह प्रार्थना करता हूं कि किसानों को भ्रमित ना करें। भाई साहब ने अभी साफ कहा कि किसान स्वागत करते हैं। किसानों ने 75,00,000 करोड़ रुपया, जो 75,000 करोड़ रुपया जो किसानों के वेलफेयर के लिए मोदी सरकार ने दिया, उसका भी स्वागत किया। जो एमएसपी बढ़ाई गई उसका भी स्वागत किया। कोरोना वायरस के टाइम में इतने महत्वपूर्ण बिलों को जब ऑर्डिनेंस को पास संकेत जी, अपनी उपलब्धियां मत गिनाइए क्योंकि वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं आप, ये बस आप सब सुन रहे हैं। ये जो बात की जा रही है, आपने उसको कानून में नहीं लाया गया, गारंटेड एमएसपी नहीं, आपने उसको लिखा, आप क्यों कानून बनाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? मंडियां है, आप सुनिए ना, मंडियां है, एमएसपी है। किसान अगर चाहे वो बेचेगा मंडियों में, एमएसपी पर बेचेगा, उसको कहीं वो कम रेट में बेचने के लिए बाध्य नहीं है। किसान कहीं भी कम रेट पर आसान है बेचना, बताइए नहीं है। किसान ठीक है नीरज जी, आप बोलिए, बोलिए नीरज जी, बोलिए, बेच सकता था। बोलिए नीरज जी। देखिए संकेत बाबू कह रहे हैं, संकेत जी कह रहे हैं कि मंडियों में किसान बेच सकता है, एमएसपी प्रक्रिया खत्म नहीं की गई है। संकेत जी, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमको कि जब मंडियों में किसान बेच सकता है, सरकारी रेट पे एमएसपी पे बेच सकता है, तो आपको नया तरीका ले आने की जरूरत क्या थी? जानते हैं दीपाली, आम किसान भी जानते हैं कि होना क्या है कि मंडियों में इनके विभागीय लोग खरीदना बंद करेंगे। क्यों खरीदना बंद करेंगे वो भी बता रहा हूं। शांता कुमार जी का 2 साल पहले एक रिपोर्ट आया हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि एफसीआई अगर माल खरीदना किसानों से बंद करती है तो 80,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक का सरकार को फायदा होना है। शायद पुष्पेंद्र जी इस पे सहमत होंगे, इस बात को जानते भी होंगे। लेकिन शांता कुमार जी की रिपोर्ट को आप लागू कर तो दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को भी ले आने की बात करिए, या अपने द्वारा जो बोली गई लागत पे 50% किसानों को। संकेत जी बता दूं कि 6,000 से ऊपर, सुनिए भाई, 6,000 से ऊपर, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, लड़ नहीं रहा हूं, राजनीति नहीं है। 6,000 से ऊपर फसलों का उत्पादन हमारे हिंदुस्तान में होता है। आप रही बात गंवई बात, कंट्रैक्ट खेती की बात आ रही है, इसमें कंपनियों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकते। सबसे जो ऊपर का अधिकारी है वो एसडीएम है। एसडीएम किसके द्वारा बैठाया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बैठाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बैठाया जाएगा। किसान को इतना मोटा आप बताकर दे देंगे अध्यादेश की एक फाइल, भाई किसान कौन ट्विटर हैंडल करता है? कोई नहीं करता है। किसान वहां पे उतना उलझलूल बातों में, किसान को बस ये बता दीजिए कि एमएसपी पे आप फिक्स कर दीजिए, उससे नीचे की रेट पे खरीदने वाला व्यक्ति कानूनन उसका तो जवाब दे ही नहीं रहे। यहाँ पर कोई भी बीजेपी के नेता इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर साधना जी, बात कर रहा हूँ, हाँ, यहाँ भी 4 दिन से हम कई दिनों से बहस कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो एग्जिट जवाब आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। खैर साधना जी, बात तो बहुत हो गई है, सब समझ गए हैं कि क्या मेन मुद्दा है, किस वजह से विरोध हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब आप संसद से वॉकआउट कर देंगे, संसद में ही नहीं रहेंगे, तो फिर कौन यहाँ पर आवाज उठाएगा? जब संसद में रहकर भी वोटिंग नहीं होनी, जब संसद में उपस्थित होने के बावजूद भी वोटिंग नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा सा बोलूं सर, तो फिर आखिर जब संसद में रहकर ही वोटिंग नहीं करी तो वॉकआउट करके हम लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हम अपना विरोध तो जता सकते हैं ना। दीपाली जी, अब दूसरी चीज ये कि मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों अध्यादेश है संघीय ढांचे पर सीधा सीधा प्रहार है। ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मंडियां जो खेती है वो संविधान के 7वें शेड्यूल के प्रांतीय क्षेत्रों, प्रांतीय अधिकारों के क्षेत्र में आती है। क्या इन्होंने किसी प्रांत से रायशुमारी करने का काम किया? क्या किसी इन्होंने प्रांत से रायशुमारी की? इन्होंने नहीं की। सवाल ये है कि अब अगला कदम क्या होगा? विपक्षी पार्टियों का अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, हमारा अगला कदम यही है, सड़क से संसद तक इसको उठाएंगे। पहले ये भूमि अधिग्रहण का काला कानून लाए थे, तब भी हमने आवाज उठाई, हमने संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करके इस कानून को वापस कराया था। इसको भी कराकर मानेंगे। और वैसे भी आज सीधी सीधी बात है, मोदी सरकार में महंगाई की मार है,
की बात की दरकार है तो जन की और किसानों की बात करें मोदी जी। आप एमएसपी को निर्धारित करें। आपने जो भंडारण की एक सीमित जो वो थी उसको खत्म कर दिया है, उससे आपने काला बाजारी बढ़ाई है, उसको खत्म करने का काम करें। और आप समझे कि ये किसान जो बेचारे के पास 2 से 5 एकड़ जमीन भी नहीं है, वो कहां से ट्रांसपोर्टेशन लाएगा, वो कहां से अपनी फसल को दूसरे प्रांतों में जाकर बेचेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने ये करके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का आप नया काम कर रहे हैं और किसानों को गुलामी। ठीक है, चलिए बहुत सवाल हो गया, आप जवाब भी ले लेते हैं। संकेत जी, मोदी मेड कंपनी है, मोदी मेड कंपनी। ठीक है, अब 1 सेकंड संकेत बोलिए। देखिए, मैं आपको एक चीज से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, कहीं भी एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मैं सभी विपक्षी दलों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, किसानों को भ्रमित ना। संकेत 1 सेकंड, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप पुष्पेंद्र जी के सवालों का जवाब दीजिए और आप पुष्पेंद्र जी को संतुष्ट कर दीजिए। चलिए, हम नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो किसान है उनको तो संतुष्ट करिए। अगर आपकी बात सही होती तो किसान आज सड़कों पर क्यों होते? इनसे पूछिए एपीएमसी और जो स्टॉक की लिमिटेशन हटा दी है इन्होंने। मोदी सरकार हर तरह का कदम उठाने के लिए तैयार है। हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दिया, किसानों को हमारे लोग समझा भी रहे हैं और किसानों की समझ में आ भी रहा है। और विपक्षी जो है ये लोग कोई भी कदम किसानों के हित में आज तक उठाया नहीं कि हम समझाएं। विपक्षी बहुमत में चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र जी इस पर सवाल करने वाले हैं, पुष्पेंद्र जी से पूछेंगे। ब्रेक के बाद लौटते ही पुष्पेंद्र जी और संकेत होंगे आमने सामने, क्योंकि पुष्पेंद्र जी सवाल करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे रुक करते हैं पुष्पेंद्र जी का। पुष्पेंद्र जी बोलिए। प्रश्न ये है जो संकेत जी से मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 2 व्यवस्थाएं हैं। एक मंडी की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है जहां एमएसपी लागू है। आप कह रहे हैं वो लागू रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। हम ये पूछ रहे हैं कि मंडी से बाहर जो खरीद बेच होगी, जो निजी व्यापारी करेगा, उसके ऊपर एमएसपी की व्यवस्था आप लागू क्यों नहीं करते हैं? जब भी हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं आप कहते हैं मंडी व्यवस्था लागू रहेगी, एमएसपी लागू रहेगी। अरे भाई, सरकार में लागू रहेगी ना, प्राइवेट वाला भी खरीदे। इस प्रश्न को समझते हुए भी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये बताइए कि प्राइवेट व्यक्ति भी बाध्यकारी होगा लीगली कि वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, यही तो हमारा प्रश्न है। इसका जवाब कुछ हो तो बताइए। संकेत जी। हाँ जी, देखिए, एमएसपी में कहीं तक भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो लागू रहेगा। और जहां तक प्राइवेट खरीद का सवाल है, किसान जो पहले बिचौलियों को पैसे देते थे, वो बिचौलियों के पैसों को रोका जाए। जो भी पैसे मिलते हैं वो डायरेक्ट किसान को मिले और एक किसान को स्वतंत्र रूप से अपनी फसल बेचने का, अपनी सामान बेचने का सफल इंडिपेंडेंट हक हो। यह करने के लिए ये कानून लाया गया है। ये किसानों को स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया गया है। आपने भंडारण की लिमिट हटा दी थी, काला बाजारी बढ़ जाएगी और आप कह रहे हैं कि बिचौलियों को हमने देखिए, काला बाजारी नहीं बढ़ने दी जाएगी, काला बाजारी नहीं बढ़ने दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से काला बाजारी बढ़ेगी कि घटेगी, ये बताओ आप। उपभोक्ताओं को सीधा नुकसान है। स्टॉक की लिमिट आपने जो हटा दी है, जो भंडारण की लिमिट हट जाएगी तो सीधी बात है काला बाजारी बढ़ जाएगी। 2015 में दाल घोटाला हुआ, वो क्यों हुआ बताओ आप? क्या किसके शासन में हुआ? आपके पास क्या ना जवाब नहीं है। आप सीधे बताइए कि आप एमएसपी निर्धारित करने के लिए आप बिल में मेंशन क्यों नहीं किया? आप बिल में मेंशन ही नहीं करेंगे, कानून बना देंगे, तो उसके खिलाफ लड़ेगा कौन? टैक्सी को जैसी कंपनी गुजरात के अंदर किसानों पर करोड़ों मत फैलाइए, किसान कहाँ झूठ मत बोलिए, आप बताइए। झूठ मत बोलिए, झूठा भ्रम मत फैलाइए। सच क्या है वही बताइए, सच क्या है वो बताइए। मैं आपको देश के भगवान मोदी जी के भक्त बताइए, बताइए सच क्या है। पूरी जनता है। ठीक है, किसानों का मध्य प्रदेश में लोकतंत्र। एक मिनट पुष्पेंद्र जी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, इससे साफ नजर आ रहा है। चलिए, यहाँ विपक्ष तो चलिए राजनीति कर रहा है, संकेत जी विपक्ष तो चलो भ्रम में फैला रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता पुष्पेंद्र जी इस पर कुछ गलत पूछ रहे हैं आपसे। लेकिन वो भी उन्हें भी मुझे उनको देख के लग रहा है कि वो उन्हें सही उनका जवाब नहीं मिला है। पुष्पेंद्र जी, क्या आप संतुष्ट हुए इनके जवाब से?
हमने तो एक सीधा प्रश्न दीपाली जी पूछा है कि एमएसपी की व्यवस्था निजी ट्रांजैक्शन जो होंगी, निजी, दोबारा समझ लीजिए, जो व्यापारी है बाहर का, सरकारी खरीद के अलावा, उस पर लागू होगी, ऐसा आप लिखित में क्यों नहीं डालते हैं? इस प्रश्न से क्यों बच रहे हैं? तो ये आपको इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? इन्होंने एमएसपी मेंशन नहीं की बिल में, आप इनसे कह रहे हैं कि निजी का बताइए। अरे यही तो हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि निजीकरण जब होता है, प्राइवेट जो लोग अगर खरीदने का उद्योगपति काम करते हैं, एमएसपी से नीचे खरीद लेते हैं, वो बेचारा किसान बेच देता है, किसान का तो नुकसान होता है ना। इसका जवाब इनके पास इसीलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने कानून में ऐसा बनाया नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है इसका। जब आपके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप ये भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं है, एमएसपी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं और जवाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम लगातार इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन ना इस पर सवाल का जवाब मिल पाता है और ये बहस इसी तरीके से लगातार हो रही है। बहरहाल देखना होगा। अभी फिलहाल तो ये बिल पास हो गया है, संसद से आगे राष्ट्रपति के पास जाना है। उसके बाद क्या किसान जो 25 तारीख को यहाँ पर बंद की बात कही गई है, लगातार किसान ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या उनकी बातों को सुना जाता है या फिर यूं ही अनसुना कर दिया जाता है और संसद की कार्यवाही चलती भी है तो वहां विपक्ष अपने आवाज नहीं उठा पाएगा, ये आगे देखेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।